नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए सोची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना तय एजेंडे के दोनों नेताओं के बीच विश्व और क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। विशेष सामरिक साझेदारी की मजबूती पर होगा जोर। जेडीएस से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में नाराजगी नहीं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले एचडी कुमारस्वामी का बयान। कांग्रेस ने बताया 2019 चुनाव से पहले महागठबंधन की शुरुआत। खत्म हो रहा है नक्सलियों का असर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बस्तरिया बटालियन के पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा नक्सली वारदातों में आई कमी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। 6 नागरिक जख्मी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राज्य में रमजान में सीज फायर का पूरी तरह से पालन करेगी सरकार। केरल में निफा वायरस से 3 लोगों की मौत के बाद केंद्र ने की हालात की समीक्षा। स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र ने भेजी डॉक्टरों की टीम। अलर्ट पर राज्य के सभी विभाग। तो इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे और फिलहाल खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन की रूस यात्रा पर सोची पहुंच गए हैं। रूस के शहर सोची पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री रूस के शहर सोची में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिना तय एजेंडे के अनौपचारिक शिखर वार्ता करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की ये मुलाकात 4 से 6 घंटे चल सकती है। इस तरह की वार्ता के बाद आमतौर पर कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है और बातचीत के विषय दोनों नेता अपने हिसाब से चुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। रूस रवाना होने से पहले उन्होंने पहले रूसी भाषा और फिर अंग्रेजी में ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलने में उन्हें हमेशा खुशी होती है। विश्वास जताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत भारत और रूस के बीच विशेष और अहम सामरिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करने वाले हैं। रूस के शहर सोची में होने जा रही इस अनौपचारिक मुलाकात के लिए खुद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। राष्ट्रपति पुतिन हाल में चौथे कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नए कार्यकाल के 2 हफ्ते के भीतर ही भारत को भविष्य की नीतियों और समसामयिक घटनाओं पर बातचीत के लिए बुलाना दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चौथी बार चुने जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ताजा कार्यकाल शुरू होने के महज 2 हफ्तों के भीतर ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री रूस के सोची शहर में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रूस की प्राथमिकताओं, विदेश नीति और भारत के साथ आर्थिक राजनीतिक द्विपक्षीय रिश्तों पर विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। Now, obviously, this is happening very early, very soon in President Putin's new term, and he is going to be the president for the next 6 years. So there is a desire on the part of Russia to sit with India, to talk to our Prime Minister, to discuss the future priorities of Russia. दोनों नेताओं के बीच इसके अलावा ईरान पर भी चर्चा हो सकती है। खासकर अमेरिका की ओर से परमाणु समझौते से हाथ खींच लेने के बाद यह बातचीत और अहम हो जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का असर फारस की खाड़ी से भारत के तेल आयात और चाबहार परियोजना पर भी पड़ सकता है। Because both Russia and India, we have relations with Iran of different kinds, and we both have big stakes in Iran. So yes, Iran will be a subject of discussion to review what has happened
and how do we go ahead in the future. दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान और सीरिया मसले पर भी बातचीत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन आईएस के खतरों पर भी बातचीत मुमकिन है। दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स के होने जा रहे सम्मेलनों की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा परमाणु सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच वार्ता होने की संभावना है। परमाणु क्षेत्र में सहयोग भारत और रूस के संबंधों की मजबूत कड़ी रहा है। रूस परमाणु ऊर्जा और तकनीक के मामले में भारत का पुराना सहयोगी रहा है। रूस के सहयोग से कुडनकुलम परियोजना इसका उदाहरण है। लेकिन अब भारत रूस के परमाणु विशेषज्ञों को साथ मिलाकर नई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहा है। Bangladesh government is building the Rupur nuclear power plant. There we have recently signed an agreement between India, Russia and Bangladesh to cooperate trilaterally in the Rupur plant. This is a first such example, and the Russian side is interested and so are we. भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए लंच की भी खास व्यवस्था की है। मुलाकात पूरी तरह से अनौपचारिक होगी और दोनों नेता ज्यादातर समय बगैर अधिकारियों की ही बातचीत करेंगे। ये मुलाकात 4 से 6 घंटे तक हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही महीनों में भारत की यात्रा पर भी आ सकते हैं, जिसे दोनों देशों के परंपरागत और मजबूत संबंधों की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इसी तरह की मुलाकात करने के लिए चीन के शहर वुहान गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस दौरे को लेकर फिलहाल हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश, अनौपचारिक वार्ता होनी है जिसका ना कोई तय एजेंडा है, ना ही अधिकारियों की मौजूदगी होगी ज्यादातर समय, यानी मन की बातें खुलकर कहने के लिए कितना अनुकूल माहौल होगा अखिलेश? साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से न्योता दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए भारत के नजरिए से कैसे खास रह सकता है ये दौरा? देखिए प्रीति, समय ऐसा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तो दुनिया में एक अजीब तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है, और उस उतार चढ़ाव का भविष्य कैसा होगा यह सबके मन में एक संशय है कि क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रसिया पे एक बार फिर से सैंक्शन लगाया है, तो ऐसी स्थिति में भारत और रसिया के बीच के भी जो संबंध है वो संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बातचीत करने की पहल की कि अब चूंकि सैंक्शन जब लगता है तो उसमें कई तरह के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो आदान प्रदान, हथियारों की खरीद, हमारा बहुत बड़ा व्यापार का दोनों के बीच के संबंध का एक माइलस्टोन है, उस पर असर न पड़े, इसके लिए लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अपने जो पुराने संबंध है उस पुराने संबंधों को बरकरार रखा जाए। दूसरी स्थिति यह है कि पुतिन 6 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसे में उनकी क्या भी योजना है कि भारत के साथ जो संबंध हैं उस संबंधों की सिर्फ हथियारों की आपूर्ति और खरीद पर केंद्रित न करके उसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाए। और उसमें एक अहम यह है कि जो परमाणु संयंत्र लगाने का, रसिया एक बहुत बड़ी ताकत है जो अन्य देशों में परमाणु संयंत्र लगाता है, भारत के साथ भी अभी वो बांग्लादेश में एक प्रयोग कर रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश में परमाणु संयंत्र लग रहा है। अब अगर यह सफल होता है तो अन्य देशों में भी भारत और रूस मिलकर सिविल न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको लगाएंगे और उससे बिजली उत्पन्न करने के काम में मदद करेंगे। तो यह भी एक डिस्कशन का एक मुद्दा हो सकता है। और मुझे यह जो जानकारी मिली है कि जो पूरी स्थिति है एससीओ और ब्रिक्स में जिस तरह से भारत, चीन और रूस तीनों तकरीबन एक साथ हैं, और ब्रिक्स में तो तीनों संस्थापक सदस्य हैं, एससीओ का सदस्य भारत अभी बना है, और ऐसे में जो स्थितियां बन रही हैं कि भारत और चीन के बीच में जो एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले महीने जो बात हुई उससे समझा जा सकता है कि थोड़ा सा इस पर मसले पर बात हुई होगी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन चूंकि ये तीनों देश मिलकर एक बहुत ध्रुवीय दुनिया बनाने की कल्पना किए थे 5-6 साल पहले, और उसके बाद ही ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी, तो इस मामले में भारत, रूस और चीन के बीच में किस तरह का कॉपरेशन हो सकता है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन से आप बहुत ध्रुवीय दुनिया नहीं बना सकते। बिल्कुल। जो एक चौथी बात है यह है कि आतंकवाद का मामला है, जो आतंकवाद के मामले पे भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, और उससे रूस भी, चीन भी प्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में जो रूस के पिछले दिनों कुछ ऐसे लगे हैं टैक्टिकल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं कि जैसे वो पाकिस्तान को समर्थन कर सकता है कुछ हथियारों में, तो इस मामले
मामले पर भी प्रधानमंत्री उनका ध्यान खींचेंगे कि यह किन परिस्थितियों में हो रहा है और इससे किस तरह से पूरे साउथ एशिया की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये कई अहम मसले हैं जिन मसलों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन बात करेंगे और एक खाका खींचने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो दुनिया में टकराव की स्थिति के बजाय सहयोग की स्थिति और शांति की स्थिति को बढ़ावा मिले, क्योंकि जो एशिया पैसिफिक की स्थिति है, एशिया पैसिफिक में चीन के जो वर्चस्व की कोशिशें हैं, उन कोशिशों से टकराव को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन चूंकि एक बहुत ही मैच्योर्ड लीडर है, बहुत ही लंबे समय तक शासन में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर इस बात पर विचार कर सकते हैं जो हालिया कि किस तरह से एक इंटरनेशनल घटनाक्रम है उसके मद्देनजर तमाम द्विपक्षीय साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लगभग माना जा रहा है 4 से 6 घंटे की बातचीत दोनों नेताओं के बीच होगी और इसमें तमाम अहम मसले उठ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सोमन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस सरकार गठन की कवायद में जुटे हैं। इस बीच जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस में जेडीएस से गठबंधन को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं है। उनका ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात से ठीक पहले आया है। वो आज दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का औपचारिक न्योता देने वाले हैं। इस दौरान सत्ता में हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। शपथ समारोह को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चेबंदी की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, टीआरएस और टीडीपी जैसी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन की शुरुआत है। That is only cordial meeting. Cordial meeting, I wanted to take their opinion to run the government smoothly, and my intention is to give stable government full term. For that reason, actually, I wanted to discuss the issues. This is the beginning of the grand alliance which has to take place, and secular parties coming together. Some day has to be start. No, some important day we have to start, and this is the day from the south. Some new alignment will start. कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कल साफ किया कि 5 साल के लिए वो ही मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस के साथ कोई अदला बदली नहीं होगी। उन्होंने इन खबरों को खारिज किया कि जेडीएस कांग्रेस के साथ 30-30 महीने के लिए सत्ता साझा करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सरकार की संरचना क्या होगी, मंत्रालय में कांग्रेस जेडीएस की हिस्सेदारी कितनी होगी, इन सब मसलों पर दोनों दलों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि सरकार की संरचना को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। Reaching Delhi, I will going to meet Sonia ji and Rahul ji. What is their stand in their party, I don't know. Up till now, nobody has discussed the issue. What is their view, I don't know. After their suggestion, what is their reaction is there, how they will going to discuss with me, what is their stand, what is their direction from regarding the ministry expansion, everything they have to clear it. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के स्वरूप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ उसूलों के लिए बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटी और क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार में जो हिस्सा बनता है वो उसे मिलना चाहिए। खड़गे का कहना है कि हालात को देखते हुए गिव एंड टेक होना चाहिए और यही होगा। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने 78 सीटें होने के बावजूद सिर्फ 37 सीटें लाने वाली जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान किया था। इससे पहले शनिवार को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और बाद में राज्यपाल को जाकर इस्तीफा सौंप दिया था। ज़रूर हमको तो जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मिलके काम भी करेंगे और जिन उसूलों के लिए हम दोनों लड़ रहे हैं उन उसूलों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना है वो अपनाना पड़ेगा। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होते हुए भी एक जेडीएस जैसे एक रीजनल पार्टी को हमने सपोर्ट किया
ये उसूलों के लिए किया, तो शायद इन सभी चीज़ों को देखते हुए गिव एंड टेक तो होना चाहिए, वो होगा। इस बीच बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कर्नाटक में सरकार गठन के लिए पहले बुलाया जाना सही था। It's a democratic practice where the largest single party is given an opportunity. We had a right to seek that opportunity, which we sought. It's another matter. We realized that we could not muster the required numbers. Honestly speaking, the mandate was against the Congress party in the state, so we had hoped that parties like JDS would certainly keep the mandate in mind and act appropriately. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को चुनौती बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब ये अपना आधार खो रहा है और इसका दायरा कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बस्तरिया बटालियन की पासिंग आउट परेड में उन्होंने कहा कि नक्सली वारदातों की संख्या में गिरावट आई है। सीआरपीएफ की इस बटालियन के पहले बैच में छत्तीसगढ़ के 534 जनजातीय युवा शामिल हैं, जिसमें 33% महिलाएं हैं। खास बात यह है कि बटालियन में शामिल जवान स्थानीय नक्सल पीड़ित इलाकों से ही आते हैं। यही वजह है कि उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति और भाषा का बेहतर ज्ञान है। नई बटालियन का नाम बस्तरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के रंगरूट शामिल हैं। बस्तरिया शब्द को बस्तर से लिया गया है, जहां नक्सलियों का आतंक ज्यादा है। शायद बस्तरिया बटालियन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बस्तरिया बटालियन की चर्चा केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस देश के सुरक्षा बलों में सारे देश में बस्तरिया बटालियन की इस समय चर्चा हो रही है। और यह एक नया प्रयोग है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार का और भी प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में फायरिंग रोकने की अपील के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की। सीमा पर मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रविवार को पाकिस्तान ने बीएसएफ से सीमा पर फायरिंग बंद करने की गुहार लगाई और फिर रात करीब 10:30 बजे गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के सांबा सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान की तरफ से अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस गोलीबारी में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इससे पहले जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस साल अब तक पाकिस्तान की तरफ से 700 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 38 लोगों की जान गई है। Well, I think the Honorable Home Minister was heard announcing the policy, and we shall fully honor the policy which the Home Minister on behalf of Government of India has announced. And the policy, even as it was stated, has very clearly laid out how this is going to pan out, and we shall abide by everything that has been announced. Any comment on wanting peace will definitely be taken seriously. Any comment. भविष्य के युद्ध की तैयारी की दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिया है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अब भारत भी रक्षा बलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की तैयारी में है। ये फैसला सशस्त्र बलों के प्रचालन की तैयारी को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। परियोजना का मकसद सुरक्षा बलों को मानव रहित टैंक, पोत, हवाई यानों और रोबोटिक हथियारों से लैस करते हुए उनके अभियान संबंधी तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाना है। रक्षा सचिव अजय कुमार के मुताबिक सरकार ने रक्षा बलों के तीनों अंगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करने का फैसला किया है, क्योंकि भविष्य के युद्धों की जरूरत को देखते हुए एक अहम क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता वाला एक उच्च स्तरीय कार्यबल परियोजना की बारीकियों और संरचना को अंतिम रूप दे रहा है। सशस्त्र बल और निजी क्षेत्र भागीदारी के मॉडल के तहत परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है, जो ज्यादा से ज्यादा तकनीक आधारित, स्वचालित और रोबोटिक प्रणाली पर आधारित होगी। Artificial intelligence is going to influence everything in the future, our common lives also, and including like everything else, it is also going to affect the future warfare. Most of the major countries in the world are taking steps to ensure that their defense systems are fully empowered by use of artificial intelligence. In India, we have also taken steps in this direction.
दुनिया की परिक्रमा पूरी करने के बाद सभी महिला चालक दल वाली भारतीय नौसेना पोत IN सेडवी तारणी आज शाम गोवा पहुंचने वाला है। इस पोत ने नाविका सागर परिक्रमा परियोजना के तहत पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। इस दल का नेतृत्व कर रही लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी समेत भारतीय नौसेना के इस दल में 6 महिला अधिकारी शामिल हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज खुद इनका स्वागत करेंगी। 10 सितंबर को गोवा से ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही इस दल को रवाना किया था। ये पहली बार है जब नौसेना के महिला दल ने ऐसा साहसिक कार्य किया है। भारत ने आज ओडिशा के तट पर स्थित परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO के मुताबिक सुबह करीब 10:40 पर इसका परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये छोटे लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल में ठोस प्रोपेलेट बूस्टर के साथ ही तरल प्रोपेलेट राम जैम सिस्टम लगा हुआ है। इस मिसाइल को पानी के जहाज, हवाई जहाज, जमीन और मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। केरल के कोझिकोड जिले में तेज बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। मामले की जांच और निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। घटना के बाद राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इलाज की निगरानी के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को राज्य का दौरा करके सरकार की मदद करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम राज्य का दौरा करके स्थिति का जायजा लेगी। निफा वायरस मनुष्यों के संक्रमित सुअर, चमगादड़ या दूसरे संक्रमित जीवों से संपर्क में आने की वजह से फैलता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आज केरल के कोच्चि में आदि शंकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रश्न करने, अनुसंधान और सत्य को जानने की क्षमता से हमारे देश में मानव ज्ञान का विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की पहल से उम्मीद है कि भारत दुनिया में अपना सही मुकाम हासिल कर लेगा। उपराष्ट्रपति ने आदि शंकराचार्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गर्मियां शुरू होते ही राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, लेकिन ये परेशानी और बढ़ सकती है अगर हरियाणा ने सोमवार के बाद पानी की सप्लाई सामान्य नहीं रखी। दिल्ली जल बोर्ड ने साफ किया है कि दिल्ली में पानी को लेकर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये है राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाली नीलम। गर्मियों के परवान चढ़ने के साथ ही नीलम के लिए पानी जुटाना बड़ी चुनौती बन गई है। पहले सिर्फ पीने के लिए बाजार से पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से घरेलू काम के लिए बाजार का मोहताज होना पड़ रहा है। कभी कभार पड़ोसियों के यहाँ जमा पानी से भी गुजारा करना पड़ रहा है। इन गर्मियों में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। पहले फिर भी कभी कभी आ जाता था, कुछ थोड़ा सा टाइम रात को या सुबह उठते थे तो आता था। अब तो पूरी पूरी रात ही पानी नहीं आता है। नीलम के पड़ोस में रहने वाली कंचन का भी यही हाल है। पानी की प्रॉब्लम जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से ही आ रही है और कुछ पता नहीं होता है कब पानी आना है कब नहीं आना। हम वेट करते रहते हैं पानी के। ये 2 दिन पहले से पानी भरा हुआ है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में ऐसा ही हाल है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का इलाका हो या फिर पॉश इलाका। जो हमारे दिल्ली के अंदर 2 मेजर वाटर प्लांट हैं, वजीराबाद और चंद्रावल वाटर प्लांट, जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब हरियाणा से हमारे को पानी के अंदर कमी आती है तो उन प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और वो प्लांट जो है वो ज़्यादातर जो ओल्ड दिल्ली का एरिया है, नॉर्थ दिल्ली का एरिया है और ख़ासतौर पे नई दिल्ली का एरिया, VIP जोन जैसे कहा जाए, उनको सप्लाई जाता है। तो इन सारे एरियाज़ के अंदर पानी की कमी इस वक्त पूरी दिल्ली में तो हो ही रही है, लेकिन इन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है। हालात 21 मई के बाद और भी बिगड़ सकते हैं। सोमवार के बाद से अगर हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी की आपूर्ति में कटौती की तो दिल्ली के लुटियन जोन के साथ चांदनी चौक, मॉडल टाउन, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, अशोक विहार, मोती नगर, निजामुद्दीन, जनकपुरी, पंजाबी बाग जैसे इलाकों में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी दिल्ली को ज़रूरत से कम पानी ही मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को दिल्ली के वजीराबाद प्लांट से 104 MGD यानी मिलियन गैलन डेली पानी ही मिल पाया, जबकि उसकी ज़रूरत 131 MGD है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 92.5 MGD ही पानी मिल पाया, जबकि उसकी ज़रूरत 93 MGD है।
हैदरपुर से 226 की जगह 220 MGD, द्वारका प्लांट से 45 की जगह 40 MGD, बवाना प्लांट से 16 की जगह 15.5 MGD पानी ही मिल रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली को 70 से 80 MGD पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार को आशंका है कि 21 मई के बाद हरियाणा पानी आपूर्ति में कटौती कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल के फैसले में हरियाणा को आदेश दिया था कि वो दिल्ली को पिछले 22 साल यानी 1996 से की जा रही पानी की सप्लाई जारी रखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पानी कटौती की आशंका जाहिर कर चुके हैं। जितनी क्वांटिटी हरियाणा की तरफ से लेस होगी वो नेचुरली हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो गंगा की तरफ से जो पानी आ रहा है वो तो हमें मिल ही रहा है पूरा लोकेशन। लेकिन अगर हरियाणा की तरफ से दिक्कत हुई तो निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होगी। दिल्ली सरकार हालात से निपटने के लिए अपने आप को असमर्थ बता रही है। पड़ोसी राज्यों पर पानी की निर्भरता की वजह से दिल्ली में हर गर्मी में लोगों को पानी के संकट से रूबरू होना पड़ता है। इस बार हरियाणा से आपूर्ति में कमी होने पर संकट विकराल रूप भी ले सकता है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज ही के दिन 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी ने देश को आधुनिकता की तरफ बढ़ाया। स्वभाव से बेहद सरल राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन संजय गांधी के विमान हादसे में मौत और फिर मां इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से उन्हें राजनीति में आना पड़ा। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। साइबर क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।